वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। लाइक कमेंट्स करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी मुझे मेरे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। और बताइए बच्चे, चलिए आप मुझे जो भी आपको बताना है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए जी। ठीक है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 था उसका हमारा क्रियाकार, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में उसी का पार्ट 2 बना मतलब दिखाते हैं करके पार्ट 2 क्लियर करेंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं और उस भेद के भी कुछ भेद बता दिए थे। ठीक है ना। अब उसका पार्ट 2 है तो थोड़ा सा अगर रिपीट करना है तो क्रिया आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा हम पिछले वीडियो का रिपीट कर देते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। किसी भी कार्य के होने के, करने के, उस घटना के घटित होने के, किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की स्थिति आदि का बोध जिन शब्दों से होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कर मतलब खाना, सोना, हंसना, नाचना, गाना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्रिया के कितने भेद बताए थे मैंने? क्रिया के 2 भेद बताए थे। एक बताया था कर्म के आधार पर और दूसरा बताया था आपको रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर मैंने आपको बताए थे कि कर्म के आधार पर भी क्रिया के 2 भेद होते हैं और उन दोनों भेदों को मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था पार्ट 1 में। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सक्रमक क्रिया और आक्रामक क्रिया। ठीक है। सक्रमक क्रिया के भी 2 भेद बताए थे कि सक्रमक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, आक्रामक और सक्रमक। ठीक है ना। और सक्रमक क्रिया के 2 भेद बताए थे, एक क्रमक और द्विक्रमक। एक क्रमक बता दिया था कि जिसमें क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग होता है और द्विक्रमक में बताया था जिसमें क्रिया के साथ 2 कर्म का प्रयोग होता है। तो ये तो आपका हो गया द्विक्रमक। ठीक है ना। और फिर इसका था दूसरा भेद यानी अक्रमक। अक्रमक बताया था कि यानी जिसमें कर्म का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ जो क्रिया का फल होता है या प्रभाव होता है कर्ता पर पड़ता है, उसे कहते हैं आक्रामक क्रिया। ठीक है। अब हमारा मतलब कर्म के आधार पे जितने भी भेद थे मैंने उनको अपने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था। थोड़ा सा यहाँ पर वो हमने रिवाइज करवा दिया, आपको रिवीजन हो गया उसका। अब हमारा है आज रचना के आधार पर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं और रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 5। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं फिर रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर 5 भेद होते हैं। तो पहला आपका होता है सामान्य क्रिया। ठीक। दूसरा हुआ संयुक्त क्रिया। थर्ड हो गया नाम धातु क्रिया। फोर्थ प्रेरणार्थक क्रिया और फिफ्थ हमारा पूर्वकालिक क्रिया। ये हमने अपने 5 क्रियाओं के नाम लिख दिए। अब आप इसको एक बार देख लीजिए। सामान्य क्रिया मतलब रचना के आधार पर 5 क्रिया होती है। पहला हो गया सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया और 5वां हमारा लास्ट है
पूर्वकालिक क्रिया। तो जो सामान्य क्रिया, तो जैसे कि नाम में ही से ही वो पता चल रहा है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया यानी जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है। सामान्य क्रिया जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया एक ही क्रिया का प्रयोग होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। ये हो गई हमारी सामान्य क्रिया की परिभाषा कि सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अभी मैं इनको इरेज कर रही हूँ, जैसे इनके बारे में बताएंगे तो हम इनको दोबारा राइट इनके नेम करेंगे। अब इसके बारे में मैं एग्जांपल दूं कि सामान्य क्रिया का एग्जांपल, मैंने पाठ पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही कर्म क्रिया किया जा रहा है, क्रिया जो कि वो है पढ़ने की, कि मैंने जो पाठ है अपना पढ़ लिया है। तो ये सामान्य क्रिया हो गई, जहां पर जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एक ही कार्य होता है, वो होता है सामान्य क्रिया। अब हमारा है संयुक्त, इसको इरेज करूं, देख लीजिए। अब सामान्य क्रिया में क्या होता है, सामान्य क्रिया में साधारण रूप से, सामान्य तो मैंने बताया, संयुक्त क्रिया में क्या होता है, साधारण रूप से मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया मिलकर प्रयोग की जाती हैं। क्या होता है, साधारणतः मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया मिलकर प्रयोग की जाती है। और संयुक्त का मतलब ही होता है मिलना, यानी दो चीजों को मिलाकर करना। तो यहाँ पर सहायक और मुख्य क्रिया दोनों मिलकर वाक्य में प्रयोग की जाती है। आपने ये देख लिया। अब मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे था दूसरा इसका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जैसे कि मैंने भी बताया, संयुक्त का मतलब होता है मिलाना, यानी किसी चीज को मतलब मिलकर करना है किसी भी चीज में। तो जैसे अभी बताया, साधारणतः मुख्य रूप से सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया मिलकर प्रयोग की जाती हैं। मिलकर प्रयोग की जाती है। ठीक है, अभी इसका बताती हूँ, इसका भी क्लियर करूंगी। साधारणतः जहां मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया मिलकर प्रयोग की जाती है, वहां हो गया आपका संयुक्त क्रिया। अब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ठीक है ना, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया में कैसे पता चलेगा, क्योंकि वाक्य में जो सबसे पहले होगी वो मुख्य क्रिया होगी और दूसरी जो होगी उसके साथ वो होगी सहायक क्रिया। ठीक है, अगर वाक्य में सेंटेंस अब आपको लिखवाएंगे, उस सेंटेंस में पहली होगी मुख्य क्रिया
और दूसरी होगी उसकी सहायक क्रिया। जैसे कि यहाँ पर देती हूं मैं, माँ बनारस से लौट आई है। ठीक है, अब इसमें क्या है, माँ बनारस से लौट आई है। कैसा पता चलेगा कि इसमें कौन सी जो है मुख्य क्रिया और कौन सी सहायक क्रिया? तो देखिए, जो लौटना है, लौटना जो सबसे पहले मैंने अभी बताई थी कि जो सबसे पहले क्रिया होती है वो होती है मुख्य क्रिया और दूसरी वाली होती है उसकी सहायक क्रिया। तो जो लौटना है ये हो गई आपकी मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया। और आई क्या हो गया, सहायक, सहायक। ठीक, जो लौटना है वो हो गई मुख्य क्रिया और आई क्या हुआ, सहायक क्रिया। पहला वाली जो क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है और दूसरी वाली जो बाद में लगाई जाती है वो होती है सहायक क्रिया। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल है कि प्रेरणा घरेलू काम कर रही है। प्रेरणा, यहां लिखते हैं नहीं, मैं पूरा इरेज कर दूं इसको, डेफिनेशन हमारी होगी। अब इसका दूसरा एग्जांपल, प्रेरणा घरेलू कार्य कर रही है। अब इसमें कौन सा होगा बता सकते हो आप? बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। नहीं चलिए मैं बताऊं। प्रेरणा घरेलू कार्य कर रही है, तो इसमें पहला हो गया आपका कौन सा हो गया, करना क्या हुआ, क्रिया। करना क्या हुआ, क्रिया। तो ये पहले आ रही है तो ये हो गई आपकी मुख्य क्रिया। ठीक, और जो रही है वो क्या हुआ, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक है। प्रेरणा घरेलू कार्य करी, करना तो हो गया क्रिया, तो वो मुख्य क्रिया में आ जाएगी क्योंकि पहले है, और दूसरा रही है जो वो हो जाएगी उसकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया को रंजक क्रिया भी कहते हैं, सहायक क्रिया को रंजक क्रिया कहते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल बता देते हैं। एक एग्जांपल है, कल अतिथि चले जाएंगे। कल अतिथि, कल थी चले जाएंगे। ठीक है ना, कल अतिथि चले जाएंगे। अब इसमें क्या है, अतिथि चले जाएंगे, तो इसमें क्या है, मुख्य क्रिया क्या होगी, मैं मात्रा अतिथि, ठीक है ना। चलना क्या होगा, यहाँ पे चले जाएंगे, दो क्रियाएं एक जैसी लग रही, चलना और जाना। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, चलना और जाना दो एक जैसी लग, तो नहीं। पर यहाँ पे मैंने अभी बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ कि जो सबसे पहले आता है, यानी यहाँ पर आ रहा है चले यानी चलना, तो चलना हो जाएगा आपका मुख्य क्रिया। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जो पहले आती है वो कहलाती है मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर अतिथि, कल अतिथि चले जाएंगे, तो चल पहले है तो वो हो गया मुख्य क्रिया, और जाएंगे बाद में आ गए, तो ये आपकी हो जाएगी सहायक क्रिया। ठीक है, अभी मैंने 3 एग्जांपल दिए, तो इसमें कर, चल और लौट, कर, चल और लौट जो है वो आपकी मुख्य क्रिया है। रही, जाएंगे और आई, ये तीनों हो गए आपकी सहायक क्रिया। ठीक है, हमारा यहाँ पर जो रचना के आधार पर दूसरा भेद था वो भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर एक बार आप इसको अच्छे से समझ लें। जैसे कि बताया था कि संयुक्त क्रिया कैसे होती है,
साधारणतः जहां पर मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया मिलकर प्रयोग की जाती है वहां वो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो वाक्य और मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो उसकी पहचान क्या है, जो क्रिया पहले आती है वो मुख्य क्रिया हो गई और जो क्रिया उसके बाद में आती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। और सहायक क्रिया को क्या कहते हैं, उसको रंजक क्रिया भी कहते हैं, रंजक भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे बताया प्रेरणा घरेलू कार्य कर रही है तो कर, कल अतिथि चले आएंगे तो इसमें चल, और माँ बनारस से लौट आई तो लौट। कर, चल और लौट हो गई हमारी इसमें मुख्य क्रिया। रही, जाएंगे और आई, ये हो गई हमारी सहायक क्रिया। तो हमारा इसका रचना के आधार पर दो जो भेद थे वो क्लियर हो गए हैं, सामान्य क्रिया और दूसरा था संयुक्त क्रिया। इसको मैं अभी रेस कर रही हूँ, आप देख लो एक बार। इसके बाद अब हमारा अपना तीसरा मैं बताऊंगी आपको, नाम धातु क्रिया। देख लीजिए आप इसे एक बार। अब मैं रेस कर दूं इसको। अब हमारा जो तीसरा भेद है वो है नाम धातु। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगकर, प्रत्यय क्या होता है, जो मूल शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो मूल शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो अभी हम जो यहाँ बता रहे हैं नाम धातु क्रिया यानी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगने पर नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है, यह नाम धातु क्रिया बनती है। ठीक है, नाम धातु क्रिया कैसे बनती है बताया मैंने, जहां पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय को मिलाकर या प्रत्यय को जोड़कर नाम धातु क्रिया बनती है। तो मैं अभी लिखवा दूं, प्रत्यय को बताने की जरूरत तो नहीं है, प्रत्यय मैंने जैसे अभी बताया ना, यानी किसी भी शब्द के मूल शब्द में के अंत में लगने को प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द जैसे मैंने अभी बता दूं थोड़ा सा, चलिए जैसे ये हो गया अप हो गया। ठीक, अब हम इसमें कुछ प्रत्यय लगा के अप का क्या मतलब है पता नहीं, अब इसमें मान शब्द हम जोड़ देंगे। मान हमारा क्या है, प्रत्यय। ठीक है, तो अपमान। ठीक, अब सम लिखा है, सम में भी हम प्रत्यय जोड़े, सम्मान। तो इस तरीके से जो प्रत्यय अंत में शब्द जोड़ दिए जाते हैं इनको बोलते हैं प्रत्यय। बहुत जल्द प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय पर भी एक वीडियो में पोस्ट करूंगी आपको। तो पहले अभी हम जो बताए थे नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में मेरे ख्याल से किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते चले आते हैं। अगर कभी हो सकता है तो मैं शायद इन तीनों के विषय में ही एक वीडियो बना दूंगी जिसमें तीनों के बारे में बता दूंगी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों में लगाकर बनाई जाने
वाली को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज भी समझ कर की जाए तो वो बहुत अच्छे से समझ में आती है, लाइफ टाइम समझ में आती रहती। लाइफ टाइम क्या मतलब, मेरे ख्याल से उसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और कोई चीज याद की जाए, तोते की तरह रटा जाए, तो उसे हर साल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हर चीज को समझ के करें, समझ के करेंगे तो हमें ज्यादातर याद रहेगी। हल्का सा अगर भूल भी जाते हैं कभी, थोड़ा सा कोई बताएगा तो याद आ जाएगा। तोती की तरह अगर कोई चीज रटेंगे तो रटी हुई चीजें उतने समय के लिए याद रहती हैं, और उसको हम कभी ना तो डिटेल में बता सकते, ना उसका अर्थ बता सकते, ना उसके बारे में हमें पूरी कोई नॉलेज होती है। और जो समझ के की गई वो चीजें होती है, उसको हम डीपली तक अच्छे से उसके गहराई तक पहुंचते हैं, और उसके बारे में हमें अच्छे से मालूम होता है, और हम दूसरे को भी समझा सकते हैं। जब वो चीज हमें खुद नहीं मालूम, जब हमने सिर्फ पढ़ लिया, उसको तोते की तरह रट लिया, याद कर लिया, पर उसके बारे में हमें ज्ञान कुछ नहीं है, नॉलेज कुछ नहीं है, तो वो बेकार है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, भाई यहाँ पर देख लीजिए, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्ययों को लगाकर बनाई जाने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। अब संज्ञा और सर्वनाम कैसे पता चलेगा? संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम होता है, ये तो होती है संज्ञा। सर्वनाम क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। और विशेषण, विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम जो दोनों की विशेषता बताता है। अब कैसे पता चलेगा कहाँ पे संज्ञा है, कहाँ पे सर्वनाम है? तो चलिए, जैसे मैं बताती हूँ आपको संज्ञा। पहले हम बताते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा कैसे शब्द हो गए? जैसे हो गया शब्द फिल्म, संज्ञा फिल्म। फिल्म क्या होता है? पिक्चर। ये नाम है, जो चलचित्र होते हैं, जो सिनेमा हम देखते हैं, उसको फिल्म नाम से बुलाते हैं। ठीक है। या दूसरा लिया जाए झूठ। ठीक। अब इनमें ये दो संज्ञा के मैंने बताया, अब इनमें मैं आपको प्रत्यय लगाकर बताती हूँ। फिल्म में हम लगाते हैं आना, और इसमें भी सेम यही वर्ड ऐड करेंगे। इन दोनों में हमें कौन सा करेंगे? फिल्म। आना शब्द ले लेते हैं, प्रत्यय लेते हैं, और उसको हम उसमें कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब इसका हम नाम धातु बनाते हैं। नाम धातु कैसा बनेगा? फिल्म, माना। ठीक। और ये क्या हो गया? झुटलाना, झुटलाना, झुटलाना। ये क्या बन गई? क्रिया, क्रियाएं हैं। फिल्म आना यानी किसी चीज पर फिल्म बनाना, फिल्म बनाना है। ठीक है। झुटलाना, किसी भी चीज को झूठा साबित कर देना। तो ये संज्ञा थी। संज्ञा में हमने प्रत्यय लगाया, प्रत्यय लगाकर वो बन गए आपके नाम धातु क्रिया। अब बताते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम पर नहीं, ये बना रहने देते हैं। यहाँ हम अब इसको मैं डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी, तो डेफिनेशन को मैं इरेज करूंगी, फिर मैं आपको सर्वनाम और विशेषण के विशेषण के नाम धातु क्रिया बताते हैं। यहाँ देख लो आप अच्छे से। ये हमारा है संज्ञा का। ठीक। अब मैं यहाँ पे बता रही थी सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे हो गया आपका, एक तो हमने लिया अपना, अपनाना, और दूसरा हो जाएगा मैं, मैं। मिमियाना, मी
आना, मिमियाना। ठीक है, ये दो तो हो गए हमारे सर्वनाम। अब हो जाएगा मिमियाना, या आएगा यहाँ पर, आना नहीं, मिमियाना। ठीक, अब है विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषण। विशेषण में जैसे किसी भी चीज के बारे में जैसे ले लेते हैं हम, गरम, गरम, ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है। और दूसरा हो गया सठ, सठ। तो पहले इसमें करते हैं हम आना, आना लगाया हमने प्रत्यय, बन गया आपका गरमाना, गरमाना, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगी गर्मियां, सठ यानी सठियाना। जो 60 साल के ऊपर के लोगों को ज्यादातर बोल देते हैं, कुछ भी बेचारा अपनी मन मर्जी के बोल नहीं पाते, अगर कुछ भी अपनी इच्छाएं खोल के रखते हैं तो लोग कहते हैं बुढ़ा सटिया गया है, बुढ़िया सटिया। 60 साल के ऊपर के लोगों को सठियाना, सठियाना इसको बोलते हैं, सठियाना। ठीक है, तो जो मैंने भी नाम धातु क्रिया बताई, 3 प्रकार से बनाई जाती हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, तीनों में मैंने बताई। संज्ञा यानी किसी भी चीज का नाम होता है, उसमें हम जब प्रत्यय लगा देते हैं तो वो नाम धातु क्रिया बन जाती है। दूसरा होता है सर्वनाम, यानी जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किया जाता है और उसमें जब हम प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? नाम धातु क्रिया। तीसरा है विशेषण। विशेषण यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। और जब हम विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? नाम धातु क्रिया। अच्छा, एक अनुकरणात्मक वो नाम धातु क्रिया होती है, और वो जैसे कर शब्द होते हैं, मतलब जैसे जिनका कोई वैसे अर्थ नहीं होता, बोलते भिन भिन भिन, भिनभिनाना, खटखटाना, थरथराना, चिड़चिड़ाना, तो ये क्या है? ये अनुक्रियात्मक शब्द है। चलिए, अब हम इसको इरेज करके हम अपना बताते हैं। अपना चौथा वाला भेद हमारा है, चौथा भेद है प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि प्रेरणार्थक क्रिया नाम से ही पता चल रहा, प्रेरणा देना। प्रेरणा यानी किसी को किसी भी चीज के बारे में मोटिवेट करना। अब मैं इसको इरेज कर दूं, आप देख लो एक बार अच्छे से। अच्छा, प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में जैसे कि मैं बता रही हूँ, प्रेरणात्मक क्रिया में क्या होता है? इसमें कर्ता जो होता है वो कार्य खुद ना करके, कर्ता यानी जो कार्य को करने वाला होता है, इतना सब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, समझदार बच्चे हो, एक ही दो बार में समझ जाते। तो जो कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट जो होता है, कार्य को करने वाला होता है, वो खुद ना करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जो कि काम अक्सर घर में बड़े लोग करते हैं, बड़े भाई बहन करते हैं, जो खुद नहीं करवाते दूसरे छोटे से कहते हैं ये वाला सब्जेक्ट ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। तो ये क्या होता है? प्रेरणा देना। ये प्रेरणार्थक शब्द है, जिसमें जो कर्ता होता है वह खुद ना करके, मतलब वह कार्य खुद ना करके दूसरों को कार्य के लिए प्रेरित करता है, उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक शब्द। सॉरी, प्रेरणार्थक शब्द नहीं, प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ मैं इसको अब इरेज कर दूं। अब आपको बताएंगे प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। मैं एक ही शब्द बार बार रिपीट इसीलिए करती हूँ ताकि आप लोगों को बार बार एक ही शब्द बताती रहूं तो दिमाग में वो चीज चढ़ जाए, अच्छे से बैठ जाए। बार बार एक ही डेफिनेशन, कम से कम अपने एक ही वीडियो में एक ही डेफिनेशन 3-3, 4-4 बार रिपीट होती है। जितने भी पॉइंट होते हैं उनकी डेफिनेशन 3-3, 4-4 बार रिपीट इसी वजह से करते हैं ताकि आपको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। मैं हर 5-5, 10-10 मिनट बाद अपनी जो डेफिनेशन होती है बार बार रिपीट करती रहती हूँ। अब हमारी थी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि मैंने बताया, जब कर्ता जो होता है कार्य स्वयं ना करके दूसरे को उस कार्य के लिए प्रेरित करता है,
तो हमारा हो गया प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया। इंक मिलेगी, चल अभी का करते हैं। जो प्रेरणार्थक क्रिया में, हाँ पहले इसकी डेफिनेशन, जब कर्ता कार्य स्वयं ना करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देख लो आप, तो अब उदाहरण देखो इसके। उदाहरण के तौर पे जैसे रिया परी से पानी मंगवाती है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सॉरी, मंगवाती नहीं बोलेंगे यहाँ पर। यहाँ से जो रिया है, तो मंगवाना तो उससे काम कराना हो जाएगा। हाँ, मैं थोड़ा सा उदाहरण यहाँ गलत हो गया है, तो यहाँ पर ये नई सेंटेंस बन रहा है, रिया परी से प्यासे, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रेरित कर रही है, वहां मैंने वो क्रिया वाला बताया। तो रिया परी से प्यासे को, ठीक है ना, पानी पिलवाती है, पिलवाती। पानी मुझे भी चाहिए, मुझे भी प्यास लगा है। तो यहाँ पर जो रिया है वो मतलब खुद तो काम नहीं कर रही है। जो रिया खुद काम ना करके परी से कह रही है कि प्यासे को पानी पिलाओ, पानी पीना है तो प्यासे को पानी पिलाओ। तो रिया खुद कार्य ना करके दूसरे को यानी परी को पानी पिलाने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ये हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ये रिया जो है यहाँ पर और जो परी है, ये दोनों हमारी बेटियां हैं। इन दोनों मेरी डॉटरों के नाम है, रिया और परी। और ये बहुत चलता है हमारे यहाँ, जब भी हम पानी मांगते हैं डायरेक्ट खुद ना करके दूसरे से बोला जाता है कि तुम पानी दे दो या तुम दे दो। तो ये हमने थोड़ा अपने घर का लिखा है, डायरेक्ट पानी ना देने वाला। तो जो रिया और परी ये दोनों नाम है, जो हमारे घर के दोनों मुख्य नाम है। और ये यहाँ हमारे यहाँ अक्सर होता है, जो रिया परी से कहती है और परी रिया को, दोनों एक दूसरे को प्रेरणा देती रहती है कार्य करने को, खुद ना करके वो कार्य करने की प्रेरणा दूसरे को देती हूँ। और ऐसा मेरे ख्याल से हर घर में होता है, जहां दो हैं तो एक भाई चाहे छोटा हो या बड़ा हो, खुद कार्य ना करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, वहां होता है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा हम एग्जाम्पल इस पे देते हैं, जैसे कि रुचिका माली से पौधे मंगवाती है। जो रुचिका है वो माली से पौधे मंगवाती है। जो रुचिका, तो यहाँ पर जो करता है रुचिका और माली से पौधे मंगवा रही है, मतलब जो पौधे हैं मतलब खुद नहीं ला रही है, वो किससे मंगवा रही है? माली से।
तो दूसरा वाला सेंटेंस आता, रुचिका, रुचिका माली से पौधे मंगवाती है। तो जो रुचिका यहाँ पे करता है वो कार्य खुद नहीं कर रही है, वो माली से कह रही है कि पौधे लाने के लिए। तो यहाँ पर जो रुचिका भी उसको प्रेरणा दे रही है माली को कि पौधे लाओ, वो खुद नहीं ला रही है। तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ रिया परी वाला हुआ था, वैसे ये रुचिका और माली वाला, रुचिका पौधे खुद ना लाकर किससे कह रही है, माली से कह रही कि पौधे लेकर आओ। और तीसरा अगर बताया जाए तो प्रीति खरगोश को गाजर खिलवाती है। प्रीति खरगोश को, डस्टर, वेयर इज माय डस्टर, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तीसरा, हाँ जैसा मैं बताया, कुछ भी नाम लिख देते हैं, हम लिख देते हैं अमन खरगोश को गाजर खिलवाता है। ठीक है ना। तो जैसे अभी यहाँ सेम ही, तो इसी जैसा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पानी पिलवाती है वो, और यहाँ पर क्या, अमन जो है खरगोश को खुद गाजर ना देकर किसी दूसरे से गाजर खिलवा रहा है। तो अमन खरगोश को गाजर खिलवाता है, मतलब वो गाजर खिलवा रहा है, पर यहाँ उसका नाम क्लियर नहीं किया गया है कि किसके थ्रू खिलवा रहा है। पर वो जो खरगोश को गाजर दिलवा रहा है वो किसी दूसरे के द्वारा, मतलब खुद नहीं देता है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया प्रेरणार्थक। हमारे यहाँ पर आके रचना के 4 भेद क्लियर हो गए हैं। कौन सा था ये हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें प्रेरणा देने का कार्य किया जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जहां पर जो कर्ता होता है खुद कार्य ना कर मतलब दूसरे को उस कार्य के करने की प्रेरणा देता है, वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के ये 3 मैंने भेद बताए थे। अब हमारा लास्ट और 5वां है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, आप इसको एक मिनट देख लो, फिर मैं इसको इरेज करूं। हमारे इसकी पिंक खत्म हो गया। पूर्वकालिक, अभी तो शायद दिख रहा होगा ना, हाँ शो कर। पूर्वकालिक क्रिया, जैसे कि बता रही हूँ, पूर्वकालिक क्रिया यानी जो मुख्य क्रिया से पूर्व किए जाने वाली क्रिया को बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना। पूर्वकालिक यानी कि मुख्य क्रिया से पूर्व की जाने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी मुख्य क्रिया से पूर्व की जाने वाली क्रिया को पूर्वकालिक, या होने वाली की जाने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि पूर्वकालिक, जैसे हो गया, देख लीजिए, किसी भी बच्चे का हम नाम लिख लेते हैं। जैसे हो गया आपका स्वीटी। स्वीटी ने नहीं, स्वीटी की जगह हम दूसरा लेते हैं। चलिए स्वीटी की जगह लिखते हैं
अनीता, अनीता ने चाय छान कर माँ को दी। ये साउंड आ रहा है, थोड़ा इग्नोर करें आप इसको। शादी का सीजन चल रहा है, अड़ोस पड़ोस में शादियां होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ जो अनीता है, माँ को यहाँ क्रिया जो है वो देने की क्रिया है, जो क्रिया है देने की, ठीक है ना। अब उससे पूर्व जो किया गया है, जो कार्य किया गया है, वो आएगा पूर्वकालिक। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर? देना, ठीक है ना। तो मुख्य क्रिया से पहले जो किया गया है वो हो जाएगा पूर्वकालिक। यानी चाय देने से पहले क्या की जाती है? छानी गई है। यहाँ पर क्या की गई है? छानी। तो ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि यहाँ लिखा है मुख्य क्रिया से पूर्व, तो मुख्य क्रिया यहाँ पर है देना, चाय माँ को दी, तो देने से पूर्व है यहाँ पर छानना, ठीक है। तो जैसे कि ये आपको पता लग गया होगा, तो ये हमारी हो गई मुख्य क्रिया। नहीं, ये है हमारी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक। और ये हमारी हो गई मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। जैसे पता लग रहा है, यानी कि जो मुख्य क्रिया से पहले। दूसरा लेते हैं, तपस्या ने कपड़े धोकर सुखा दिए। तपस्या, तपस्या ने कपड़े धोकर सुखा दिए। तो यहाँ तो अब मेरे ख्याल से पता लग गया, क्योंकि हमने इसमें यहाँ पे आपको एक बार दिखा दिया है। तो जैसे कि इसमें था चाय को देने से पहले छाना गया था, तो इसमें क्या है? क्रिया कौन सी हो रही? सुखा, ठीक है ना, सुखा दिए। जो कपड़ों को क्या किया गया है? सुखा दिया गया है। पर सुखाने से पहले क्या किया गया? उनको धोया गया है। तो धोना क्या हो गया हमारा? धोना यहाँ पर हो गया ये पूर्वकालिक, ठीक है ना, पूर्वकालिक। और सुखाना हो गया मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर जो मुख्य क्रिया से पहले जो कार्य किया गया है वो आता है पूर्वकालिक में। जैसे तीसरा एग्जांपल देते हैं, मैं गृह कार्य समाप्त करके खेलने जाऊंगा, या मैं आपको पढ़ाने के बाद सोने जाऊंगी। तो यानी पढ़ाने के बाद सोने जाने का मतलब कि सोने तो मैं जाऊंगी, पर उससे पहले क्या करना है? मुझे आपको पढ़ाना है, अपना वीडियो जो बनाना है। तो यानी जो सोना मेरा यहाँ क्या है? मुख्य क्रिया है। और उससे पहले जो पूर्वकालिक क्रिया है वो है पढ़ाने की, ठीक है, कि मैं आपको पढ़ाकर सोने जाऊंगी। तो ये हमारी हो गई हमारे पांचों क्रियाओं के जो भेद थे वो पूरे हो गए। तो हमारा जो क्रिया वाला चैप्टर था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आज हमारा इसका जो क्रिया का था पार्ट 2 वो क्लियर हुआ। पार्ट 1 में आप उसके बाकी के भेद देख लें, और जो हमारे जो आज रचना के आधार पर रह गए थे वो हमने पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिए। अगर इस चैप्टर में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो रहा है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स में करके पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर, वो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। टेक केयर, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को आप लोग, और प्लीज लाइक और कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।